सभी को नमस्ते और बहुत बहुत स्वागत है आज के सेशन में। दोस्तों, हम जो है बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश का सामान्य परिचय, जिसके तहत लास्ट वाले वीडियो में हमने जो है मूलभूत जानकारी जो है मध्य प्रदेश के बारे में हमने प्राप्त कर ली थी। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाके वहाँ से देख सकते हैं। आज बेसिकली हम मध्य प्रदेश के सामान्य जानकारी के तहत जो है सामान्य परिचय के तहत दो टॉपिक्स को कवर करेंगे। पहला टॉपिक क्या है, मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति, और दूसरा है मध्य प्रदेश की जो है प्रशासनिक स्थिति। इन दो टॉपिक्स को जो है आज इस वाले वीडियो में कवर करेंगे। उसी को कवर करने के लिहाज से जो है मैंने यहाँ पे एक मध्य प्रदेश का ठीक ठाक सा मैप बनाया हुआ है। एकदम एग्जैक्ट तो नहीं है बट लगभग ठीक ठाक है कि जिससे जो है मध्य प्रदेश की बेसिक जो है भौगोलिक जानकारी है उससे हम प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो इस मैप का जो है हम यूज करेंगे। उसके बाद हम जो है मध्य प्रदेश की प्रशासनिक स्थिति के बारे में समझेंगे कि कैसे कैसे एडमिनिस्ट्रेशन मध्य प्रदेश में काम करता है, कैसे ज़िलों में डिवाइडेड है और संभागों में डिवाइडेड है मध्य प्रदेश, उसको हम समझेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम जो है मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति के बारे में, ये वाला जो है टॉपिक हम जो है शुरुआत करते हैं। मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति, देखिए जब आप वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़े होंगे, अब चूँकि देखिए आप मध्य प्रदेश पीसीएस तैयारी कर रहे हैं तो सिंपल सी बात है, आपने वर्ल्ड ज्योग्राफी तो पढ़ा ही होगा थोड़ा बहुत। वर्ल्ड ज्योग्राफी में आपने देखा होगा कि जो उसका फिजिकल वाला पार्ट है जिसमें अक्षांश और देशांतर के बारे में पढ़ाया जाता है, तो आई होप आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ पे देखिए जो अर्थ होती थी सर्कल में ऐसे बना के समझाते थे या समझते थे हम लोग। तो इसमें देखिए 3 लाइनें हुआ करती थी। एक जो बिल्कुल मध्य से हुआ करती थी 0 डिग्री पे, जिसे हम जो है भूमध्य रेखा कहते थे या इक्वेटर कहते थे इंग्लिश में, या फिर विषुवत रेखा। उसके बाद दूसरी लाइन हुआ करती थी उत्तरी सिरे में, जिसे हम कर्क रेखा कहते हैं, जो कि 23.5 डिग्री पे पास आउट होती है। और उसके नीचे जो है मकर रेखा 23.5 ऐसा जो है हम पढ़ते रहते हो, पढ़ा है हमने वर्ल्ड ज्योग्राफी में। एक सेकेंड, आपने ऐसी जो है व्यवस्थाएं जो है अक्षांश देशांतर वाली पढ़ी होंगी। ये तो हो गए अक्षांशों की बात हो गई। और दूसरी होगी जो खड़े खड़े ऐसे होते हैं, ऐसे ऐसे, उसे कहते हैं देशांतर, 0 डिग्री देशांतर। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये 0 डिग्री है। भूमध्य रेखा का 0 डिग्री से ऊपर जो होता है सिरा उसे कहते हैं उत्तरी अक्षांश, और जो नीचे होता है उसे कहते हैं दक्षिणी अक्षांश। देशांतर 0 डिग्री की अगर बात की जाए तो इसके जो इधर साइड है हिस्सा, इधर वाला साइड, इसे कहते हैं पूर्वी देशांतर, और इधर वाले को कहते हैं पश्चिमी देशांतर। भारत जो है यहाँ पे बसा हुआ है, यहाँ पे बसा हुआ देश है भारत। ठीक है, तो एक तरीके से देखा जाए तो अक्षांश के दृष्टिकोण से देखा जाए तो भारत जो है उत्तरी अक्षांश में है, और देशांतर के दृष्टिकोण से देखा जाए तो भारत जो है पूर्वी देशांतर में है। तो चूंकि भारत जो है उत्तर पूर्वी देशांतर कह लीजिए अक्षांशों के बीच स्थित है, तो मध्य प्रदेश की स्थिति भी लगभग वही है। मध्य प्रदेश भी जो है पूर्वी देशांतर में है और उत्तरी अक्षांशों में जो है अवस्थित है। तो आई होप आप समझ गए होंगे इस ग्लोबल वाले मैप की हेल्प से। अब हम देखते हैं क्या कहते हैं मध्य प्रदेश का जो है देशांतरी और अक्षांशी विस्तार कितना है। आपने देखा होगा वर्ल्ड ज्योग्राफी में या फिर कहीं इंडियन ज्योग्राफी में भारत का जो अक्षांशी विस्तार है वो है 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक। 8 डिग्री 4 मिनट जो एकदम कन्याकुमारी शुरू होता है, और 37 डिग्री 6 मिनट एकदम लद्दाख के पास जाके ख़त्म होता है। ये उसका अक्षांशीय विस्तार है। ठीक इसी प्रकार हमारे मध्य प्रदेश का भी अक्षांशीय विस्तार है। वो कितना है मैं बताता हूँ। यहाँ से शुरू होता है 21 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, ठीक है, यहाँ से शुरू होता है अपना मध्य प्रदेश का पहला जो है लैटिट्यूड यानी अक्षांश। और लास्ट में जाता है यहाँ तक मुरैना के पास, यहाँ जो कि कितना है, यहाँ तो 21.6 था, वहाँ पे कितना है 26 डिग्री और कितने मिनट है 26 डिग्री 30 मिनट, 30 मिनट उत्तरी अक्षांश तक जो है इसका विस्तार है।
हमारे प्यारे मध्य प्रदेश का जो अक्षांशीय विस्तार है वो कहाँ से कहाँ तक है, 21 डिग्री 6 मिनट से लेके 26 डिग्री 30 मिनट तक जो है इसका अक्षांशीय विस्तार है। ठीक है, आप इसे नोट कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट जानकारी है। दूसरी बात अगर बात की जाए तो देखिए भारत का जो अच्छा देशांतरी विस्तार था वो 67 डिग्री 68 डिग्री 7 मिनट से था। एग्जैक्टली मुझे याद नहीं आ रहा, 67 था या फिर 68 था। ठीक है, वहाँ से लेके 97 डिग्री 25 मिनट तक था, एकदम अरुणाचल प्रदेश के आखिरी में। आप लोग देख लेना अपने जो है बुक्स में 68 डिग्री है 67 डिग्री है, देख लेना भारत के संदर्भ में। तो इधर से शुरू होके अपना भारत अरुणाचल प्रदेश के एकदम कॉर्नर पे 97 डिग्री 25 मिनट्स तक जो है इसका देशांतरी विस्तार है। ठीक इसी प्रकार अपने मध्य प्रदेश का भी यहाँ पे सबसे पहला ज़िला है पश्चिमी सिरे पे अलीराजपुर। अलीराजपुर जो है सबसे जो है पश्चिम वाला ज़िला है हमारा मध्य प्रदेश का। यहाँ से इसकी शुरुआत होती है 74 डिग्री 59 मिनट पूर्वी देशांतर से जो है मध्य प्रदेश की शुरुआत हो जाती है यहाँ से अलीराजपुर तक। और जो आखिरी ज़िला है एकदम लास्ट में वो है हमारा सिंगरौली। यहाँ पे सिंगरौली है, सीधी है, शहडोल है, अनूपपुर है, जहाँ से नर्मदा मैया हमारी निकली हुई हैं। तो ये यहाँ पे है, तो यहाँ पे मान लेते हैं आखिरी एकदम पॉइंट है। और इस आखिरी पॉइंट की वैल्यू कितनी है, इस आखिरी पॉइंट की वैल्यू जो है 82 डिग्री 66 मिनट है। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 82 डिग्री 66 मिनट, यहाँ पे एकदम आखिरी पॉइंट। ठीक है, तो ये रहा इसका जो है पूर्वी देशांतर, यहाँ पे लिख देता हूँ। तो इस प्रकार आपने देखा मध्य प्रदेश का जो है अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार, जैसा कि भारत का उत्तर से नीचे से लेके ऊपर तक और इधर से लेकर उधर तक अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार है, उसी प्रकार जो है अपने मध्य प्रदेश का भी है। कई बार ये जो है क्वेश्चन पूछा चुका है, कई बार पूछा चुका है, छोटे छोटे एग्जाम्स में, बड़े बड़े एग्जाम्स में, इवन MPPSC ने भी कई बार पूछा हुआ है कि मध्य प्रदेश का अक्षांशीय विस्तार कितना है। अब देखा जाए तो क्वेश्चन बहुत मतलब हल्का सा है, क्या ये तो सबको पता होता है, लेकिन ज़्यादातर कन्फ्यूजन हो जाता है कभी कभी। जैसे यही हो जाएगा 21 डिग्री 6 मिनट है या 60 मिनट है, तो इसे जो है अच्छे से आप लोग कई बार लिख के जो है, या इसे याद करने का अच्छा तरीका ये है कि आप जो है लोकल शॉप पे कहीं जाइए और मध्य प्रदेश के खाली जो मैप होते हैं जिसमें कुछ लिखा नहीं होता, सिर्फ मैप बना होता है, उसको आप ले लीजिए, कम से कम 25-30 ले लीजिए, आपकी तैयारी में बहुत काम आएगा। और वहाँ पे मार्किंग कर करके अपने मन में अपने अच्छे से मार्किंग करके इसे दिमाग में फिट कर लीजिए या दीवार पे चिपका लीजिए कि भैया यहाँ से जो है शुरुआत है, यहाँ तक है। ठीक है, इससे आपको हमेशा क्या कंठस्थ रहेगा, याद रहेगा, आपकी वॉल पे रहेगा, सुबह शाम उठते बैठते आपको ध्यान में रहेगा, वो हमेशा आपको पता रहेगा। और छोटे छोटे पेपर्स होते हैं ऐसे मैप्स, A4 साइज़ के ऐसे पेपर्स होते हैं, उनमें मैप बना आता है। ये तो बड़ा पेपर है, छोटे पेपर में भी आता है, जिसका हाफ कह लीजिए। इतने पेपर्स आते हैं जिस मैप बना होगा मध्य प्रदेश का, खाली बॉर्डर्स रहेंगे, बाकी आप उसमें जिले मार्किंग और पहाड़ कहाँ है, नदियाँ कहाँ है, जो आगे मैं पढ़ाऊँगा उसको अच्छे से आप मार्क करके रख सकते हैं अपने नॉलेज के लिए। क्योंकि देखिए मध्य प्रदेश की तैयारी जितना अच्छा आप मैप से कर सकते हो उतना ऐसे बुक्स पढ़ के नहीं कर सकते। बुक्स पढ़ोगे, मैप देखो, मैप से आपको चीज़ें एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी, कौन सी चीज़ कहाँ पे अवस्थित है। ठीक है, तो ये हुई बात जो है यहाँ की। अब दूसरी बात मैं करता हूँ यही कि अपना जो ये मध्य प्रदेश है, पूरा मध्य प्रदेश है, ये एक तरीके से लैंडलॉक भूमि है। लैंडलॉक का मतलब ये इसकी कोई भी बॉर्डर जो है समुद्र से टच नहीं है, सारा जो है लैंड से ही टच है। बात की जाए इधर वाले सेक्शन की तो उत्तर प्रदेश है, यहाँ पे छत्तीसगढ़ है, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक महाराष्ट्र है, यहाँ से यहाँ तक गुजरात है, और यहाँ से यहाँ तक राजस्थान है। तो कहीं भी समुद्र से जो है हमारा मध्य प्रदेश टच नहीं है डायरेक्टली। तो एक तरीके से लैंड जो है लॉक जो है भूमि है अपनी पूरी मध्य प्रदेश। ठीक है, अब बात करते हैं, ये तो अक्षांशीय विस्तार हो गया। अब हम बात करते हैं मध्य प्रदेश की लंबाई कितनी है, मध्य प्रदेश आखिर लंबा कितना है और चौड़ा कितना है। ठीक है, मध्य प्रदेश लंबा कितना है और चौड़ा कितना है वो। तो देखिए लंबाई की बात की जाए तो देखिए लंबाई सबसे जो यहाँ का पॉइंट है वो सिंगरौली है,
सॉरी माफ़ कीजिएगा, मुरैना है। यहाँ जो है मुरैना है सबसे उत्तर में, और सबसे दक्षिण में यहाँ पे बुरहानपुर है। तो जो यहाँ से यहाँ तक इसकी डायगोनल डिस्टेंस होगी, वही जो है इसकी जो है लंबाई होगी, या फिर कह लीजिए यहाँ से लेके यहाँ तक मान लीजिए जो डिस्टेंस होगी वो इसकी लंबाई हो जाएगी। वो कितनी है? वह है आपकी लगभग जो है 605 किलोमीटर। तो अगर बात की जाए, यहाँ पे ऐसे लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, इसकी जो लंबाई है 605 किलोमीटर है। कितनी है? 605 किलोमीटर। इसे आप देख लेना, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक की जो लंबाई है वो 605 किलोमीटर है। अब इसी चौड़ाई की बात की जाए तो चौड़ाई यहाँ से लेके निकालेंगे और पूरी यहाँ तक आएगी, सिंगरौली के एकदम आखिरी पॉइंट तक, जो यहाँ पे 82 डिग्री 66 मिनट वाला देशांतर जा रहा है, यहाँ तक इसकी चौड़ाई मानी जाएगी, यहाँ से 74-59 से। ठीक है, तो ये डिस्टेंस है 870 किलोमीटर। तो अब अगर आप देखें तो आप ये पाएंगे कि जो अपना मध्य प्रदेश है वो लंबा कम है, चौड़ा ज़्यादा है। ठीक है, चौड़ाई में ज़्यादा है और लंबाई में थोड़ा सा कम है। कितने किलोमीटर से आप इसे देख लेना। इसको भी जैसे कि मैंने बताया ना, मैप में आप मैपिंग करेंगे, इस चीज़ को भी ऐसे मैपिंग कर लेना। बुक्स वगैरह हम देखेंगे, जो भी लोकल मार्केट्स में बुक हैं अभी हमारे पास पढ़ने के लिए, उस सब में प्रॉपर ऐसे मार्किंग कर करके समझाया गया है। तो आप भी मैप लाइए, मैंने बताया था लोकल शॉप पे जाके लीजिए, खूब सारे मैप ले लीजिए 25-30, उसमें मार्किंग कर करके चीज़ों को ऐसे मार्क कर करके पढ़िए। ठीक है, तो आपका जो है कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब थोड़ा सा जो है आगे समझते हैं क्या है। तो चलिए अब देखते हैं कि अपने मध्य प्रदेश का जो है क्षेत्रफल कितना है, क्योंकि हमने देख लिया क्षांशीय विस्तार देख लिया, किलोमीटर लंबाई चौड़ाई देख ली। अब अपने मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है वो देख लेते हैं। मध्य प्रदेश का जो क्षेत्रफल है, यहाँ मैं लिख देता हूँ एरिया ऑफ मध्य प्रदेश, एरिया ऑफ एमपी, वो है 3,08,252 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, यह मध्य प्रदेश का जो है एरिया है। कभी आपसे पूछ लिया कि मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है, तो आप बता सकते हैं 3,08,252 किलोमीटर, या वर्ग स्क्वायर किलोमीटर कह लीजिए, वर्ग किलोमीटर या स्क्वायर किलोमीटर, आप जैसा कहना चाहें कह सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपसे यही बन जाएगा कि टोटल एरिया जो भारत के पास है उसका कितना परसेंट है, तो वो है 9.38% ऑफ इंडिया। जो भारत का पूरा एरिया है उसका जो है सिर्फ और सिर्फ जो है 9.3% एरिया जो है मध्य प्रदेश है, अपना प्यारा मध्य प्रदेश। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। अगला है, देखिए भाई, जो अब आपने देखा होगा कि भारत का जो समय मानक समय लिया गया है वो 82.5 देशांतर से लिया गया है। आप लोग बता दो, जो ये जो मैंने बताया था यहाँ अर्थ के रिस्पेक्ट में, जो अक्षांश होता है, अक्षांश 0 से ऊपर और नीचे, कर्क रेखा मकर रेखा, ये बेसिकली क्या है, क्लाइमेट को डिफाइन करते हैं। इससे जो है क्लाइमेट का डिवीजन होता है कि 0 डिग्री पे ऐसा मौसम रहेगा, 8 डिग्री पे इतना, 32 पे इतना, उसके ऊपर उतना, ऐसा ट्रॉपिकल नॉन ट्रॉपिकल जोन, ये सब आपने पढ़ा होगा। लेकिन जो देशांतर होता है उससे टाइम जोन, ये जो है एक्चुअली टाइम जोन को डिसाइड करता है। जैसे 0 डिग्री हमारा जो है वो GMT से पास आउट हुआ है, पास आउट मतलब वहाँ से पास हुआ है, ग्रीनविच मीन टाइम जिसे कहते हैं GMT, 0 डिग्री। तो इसके इधर का जो टाइम होता है वो क्या होता है, GMT से आगे का टाइम होता है, और इधर का जो टाइम होता है वो GMT से पीछे का टाइम होता है। इतना अपने विश्व भूगोल में अच्छे से पढ़ा होगा। अब देखिए भारत की रिस्पेक्ट में बात की जाए तो भारत का जो टाइम लिया गया है वो 82.5 डिग्री जो है पूर्वी देशांतर से लिया गया है। वो जो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है वो हमारे प्रयागराज के पास मिर्ज़ापुर है, आप लोग जानते होंगे। प्रयागराज और मिर्ज़ापुर के बीच जो है एक स्थान है, वहाँ से पास आउट होती है। वहाँ का जो पॉइंट है, केंद्र बिंदु है, वहीं से जो है भारत के मानक समय को, इस सेंट्रल टाइम को, जिसे हम बेसिकली IST बोलते हैं, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, वो लिया गया है। ठीक है,
तो 0 डिग्री से यहाँ शुरू हुई लाइन जो है 82.5 वाली, भारत के ऐसे होते 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 मिर्ज़ापुर होते होते अपने मध्य प्रदेश भी आती है, और मध्य प्रदेश से होते होते फिर यहीं पे साउथ पोल में 0 पे मैच कर जाती है। ठीक है, क्योंकि देशांतर जितने भी हैं वो 0 डिग्री से निकलते हैं और 0 डिग्री में ही आके एंड हो जाते हैं। ठीक है, तो जो अपना भारत का टाइम है 82.5 वाला, उसकी जो मानक रेखा है 82.5 देशांतर वाली, वह जो है सिंगरौली से पास आउट होती है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, 82 डिग्री 66 मिनट था, तो 82.5 के लगभग जो है यहाँ होगा। तो ये जो है सिंगरौली से जो है पास आउट होती है। तो कभी आपसे क्वेश्चन पूछे कि भारत की जो मानक समय रेखा है वह मध्य प्रदेश के किस ज़िले से गुजरती है, तो आपका आंसर होगा सिंगरौली से। भारत का जो मानक समय है वो कितने डिग्री देशांतर से लिया गया है, तो 82.5। ठीक है, तो ये बेसिक चीज़ें हैं, आप ध्यान रखना इन सब चीज़ों को। ठीक है, अब देखिए मैंने ऐसे बताया कि भाई ये जो देशांतर हैं ये टाइम को जो है डिवाइड करते हैं। ठीक है, 0 डिग्री पे कुछ और बचेगा तो 32 डिग्री पे कुछ और बचता है, उसका कुछ और बचता है, उसका कुछ और बचता है। उसी प्रकार अगर देखा जाए तो जो कैलकुलेशन बताती है यहाँ पे ज्योग्राफी वाली कि भैया 1 डिग्री देशांतर में 4 मिनट का अंतर आ जाता है। कितने मिनट का अंतर आता है, 4 मिनट का अंतर आ जाता है। तो जो टाइम 0 डिग्री से पे रहेगा वो अगर 1 डिग्री पूर्वी देशांतर पे देखा है तो 4 मिनट का डिफरेंस पाया जाता है। दो देशांतर के बीच में 4 मिनट का जो है अंतर पाया जाता है। अब देखा है तो यहाँ पे देखिए 82.5 है, यहाँ पे है 74, 82.5 74, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मोटी मोटा जो है 8 डिग्री 4 मिनट का डिफरेंस आता है। 8 डिग्री 4 मिनट का डिफरेंस है अपने पूर्वी देशांतर इधर से लेके इधर तक का, मध्य प्रदेश के रेफरेंस की बात कर रहा हूँ। अब चूंकि 1 डिग्री में 4 मिनट होता है तो इसको अगर 4 से मल्टीप्लाई करोगे 8 चौका 32 हो जाएगा, 32 मिनट, और 4 को 4 से अगर पॉइंट वाला मल्टीप्लाई करोगे तो 1.6 होता है, 1.6 तो 33.6, मतलब मध्य प्रदेश के पूर्वी सिरे से लेके पश्चिमी सिरे तक जो है 33.6 मिनट का जो है डिफरेंस आता है, जो कि एकदम एग्जैक्ट वैल्यू है। लेकिन अगर इसे राउंड फिगर में कहा जाए तो 34 मिनट का डिफरेंस है। जितनी भी किताबें हैं मध्य प्रदेश के संदर्भ में उनको अगर आप देखेंगे तो सब में 34 मिनट दिया हुआ है, लेकिन एग्जैक्ट वैल्यू पे आए तो 33.6 है। लेकिन ज़्यादातर राउंड फिगर में लेके चलते हैं तो 34 मिनट का जो है डिफरेंस है पूरब से लेके पश्चिम तक। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। अब देखिए हम बात करते हैं भौगोलिक स्थिति के तहत, इतनी सारी बातें आपको समझ में आ गई होगी। अब देखते हैं इसके आगे क्या रखा गया है। इसके आगे रखा गया है भाई कि मध्य प्रदेश के पड़ोसी राज्य कौन कौन से हैं। मध्य प्रदेश के पड़ोसी राज्य कौन कौन से हैं, तो पड़ोसी राज्यों को देख लेते हैं। देखिए मध्य प्रदेश के जो पड़ोसी राज्य हैं उन पे मैं एक विस्तृत वीडियो बनाऊंगा, बहरहाल यहाँ पे थोड़ा बहुत जानकारी ले लेते हैं। यहाँ से लेके इटावा है, यहाँ पे उत्तर प्रदेश का इटावा है, यहाँ से लेके सिंगरौली तक ये पूरा उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश ये पूरा जो आप देख रहे हैं ना ये सब ये उत्तर प्रदेश का हिस्सा है। झांसी वगैरह सब यहीं पे है। ठीक है, ग्वालियर झांसी होते हैं इधर भोपाल आते हैं। ठीक, तो ये जो पूरा सिरा उत्तर प्रदेश है। सबसे पहला पड़ोसी राज्य है जो कि मध्य प्रदेश के उत्तर में है। दूसरा है हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक, ये हमारा जो है पूर्वी पड़ोसी राज्य है। पूर्वी पड़ोसी राज्य कौन सा है, छत्तीसगढ़। अपना प्यारा छत्तीसगढ़ जो कि 2000 से पहले अपना ही हिस्सा था, आज भी अपना ही हिस्सा है, एक स्वतंत्र राज्य के रूप में है बट अपना ही हिस्सा है, क्योंकि भारत का हिस्सा है तो अपना हिस्सा है। ठीक, इस पॉइंट से लेके जो है यहाँ तक जो है अपना प्यारा जो है महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र जो है मध्य प्रदेश के दक्षिण में है। ठीक है, उसके बाद जो यहाँ से लेके यहाँ तक जो है गुजरात है। गुजरात की जो है सीमा जो कि पश्चिम में है। तो ये जो है कुछ मध्य प्रदेश के अपने पड़ोसी राज्य हैं। 5 पड़ोसी राज्य हैं। मध्य प्रदेश के जो पड़ोसी राज्य है उसके लिए एक सेपरेट क्लास बनाऊंगा मैं, जिसमें विस्तृत चर्चा करेंगे कि यहाँ से यहाँ तक उत्तर प्रदेश में कौन कौन से ज़िले टच होते हैं।
ठीक है, यहाँ से यहाँ तक कौन, मतलब पूरा विस्तृत जो है नॉलेज जो है मध्य प्रदेश के बारे में, मध्य प्रदेश के पड़ोसी राज्यों के बारे में, उसके लिए सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। बहरहाल मैंने बता दिया आपको कि 5 जो है मध्य प्रदेश के पड़ोसी राज्य है जो कि मध्य प्रदेश की सीमा से सटे हुए हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात, और यहाँ गुजरात था, यहाँ से गुजरात से लेके यहाँ तक जो है अपना राजस्थान भी है, राजस्थान, राजाओं का स्थान राजस्थान। ठीक है, मंदसौर, नीमच वगैरह यहीं पे है। ठीक है, तो ये था जो है मध्य प्रदेश के पड़ोसी राज्यों के बारे में जानकारी। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश पे जो है जलवायु कैसी है। अब देखिए यहाँ लिखने के लिए कुछ है नहीं, बहरहाल ऐसे ही समझा देता हूँ आपको। मध्य प्रदेश की जो जलवायु है वो उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। अब ये उष्णकटिबंधीय क्या है? उष्णकटिबंधीय मतलब ट्रॉपिकल जोन वाली जो है जो जलवायु है वैसी जो है मध्य प्रदेश की जलवायु है। मतलब कह लीजिए जो भारत की जलवायु है वही मध्य प्रदेश की भी जलवायु है, कुछ अलग सा नहीं है। अब चूँकि अपना भारत भूमध्य रेखा के लगभग पास है, 8 डिग्री 4 मिनट बहुत दूर नहीं होता है भूमध्य रेखा से, तो चूँकि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में भारत है तो इसलिए अपने भारत की या कह लीजिए मध्य प्रदेश की जलवायु है उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। ठीक है, अपना जो ये वाला रीजन है, ये वाला रीजन, ये मालवा का पठार वाला रीजन है, इसे मालवा का पठार कहते हैं। इस रीजन में जो जलवायु होती है बड़ी अच्छी होती है, होती तो वही है उष्णकटिबंधीय ही होती है, लेकिन इस क्षेत्र में क्या है, बहुत गर्मी भी नहीं पड़ती, बहुत ठंडी भी नहीं पड़ती, बहुत ही बैलेंस जलवायु है इस वाले क्षेत्र में। ठीक है, बाकी अगर बात करें मध्य प्रदेश के उत्तरी जो मैदानी भाग हैं, जैसे ये सब भिंड, मुरैना, ये सब श्योपुर वगैरह, ये मैदानी क्षेत्रों में जो है आते हैं, या कह लीजिए रीवा के कुछ पठारी क्षेत्र, ये वाले जो क्षेत्र हैं वो उत्तरी जो है मैदानी क्षेत्र के हिस्से हैं। यहाँ की जो जलवायु बड़ी कठिन है। यहाँ पे क्या होता है, गर्मियों में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ जाती है और ठंडियों में जो है बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ जाती है। तो इस प्रकार जो है अपने मध्य प्रदेश की जलवायु है। अगर मध्य प्रदेश की वर्षा की बात की जाए तो मध्य प्रदेश में जो है जो वर्षा होती है 112 सेंटीमीटर होती है, 112 सेंटीमीटर जो है वर्षा होती है। ठीक है, सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? सबको पता है पचमढ़ी में होती है, अपने हिल स्टेशन। और पचमढ़ी कौन से ज़िले में है ये आप मुझे गूगल करके बताएंगे कमेंट सेक्शन में। ठीक है, दूसरी बात है सबसे कम वर्षा कहाँ होती है मध्य प्रदेश में? सबको पता है भिंड में होती है। भिंड में कौन एक पार्टिकुलर स्थान का नाम है, उस नाम को सर्च आउट करिए, गूगल में देखिए और कमेंट सेक्शन बताइए। आप लोग कुछ होमवर्क भी ले जाइए मेरे से। ठीक है, तो ये जो है बेसिक जानकारी थी मध्य प्रदेश की बहुत भौगोलिक स्थिति के बारे में। इसी में जो है कुछ बातें और भी हैं जिसको हम समझ लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या 21 डिग्री 6 मिनट है, जैसा कि मैंने शुरू में बताया था, और 26 डिग्री 30 मिनट। तो सिंपल सी बात है, जो हमारी कर्क रेखा है 23 डिग्री यानी 23.5 डिग्री, वो लगभग जो है मध्य प्रदेश के बीच से गुजरती है। ठीक है, तो वो यहाँ से कहीं पास आउट होती है। मैं एक दूसरा मार्कर लेता हूँ, यहाँ से पास आउट होती है, यहाँ से जो है भोपाल, रतलाम होते हुए सब यहाँ से पास आउट आती है। ये अपना शहडोल है, शहडोल से ऐसे निकल जाती है छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ पर झारखंड, झारखंड के बाद बिहार होते हुए निकल जाती है आगे। ठीक है, तो जो कर्क रेखा है मध्य प्रदेश लगभग 20 से गुजरती है, और मध्य प्रदेश के 12 ऐसे ज़िले हैं जिनको वो टच करती है, फिर उन यहाँ से गुजरती है। उन 12 ज़िलों के नाम अब मैं यहाँ लिखूँगा नहीं, मैंने नोट किया हुआ, मैं इसको पढ़ के सुना देता हूँ आप लोग को। तो ये पहला है हमारा रतलाम, यहाँ पे है रतलाम के बाद उज्जैन, उज्जैन के बाद आप नोट कर सकते हैं उज्जैन के बाद आगर है, आगर के बाद राजगढ़ है, सीहोर है, भोपाल है, विदिशा है, रायसेन है, सागर है, दमोह है, जबलपुर है, कटनी है, उमरिया है और शहडोल, शहडोल उमरिया। ठीक है, शहडोल के नीचे अनूपपुर है, इधर जो है उमरिया है। ठीक है, आप माही देख सकते हैं मैप में। ये तो हो गई कर्क रेखा के बारे में जानकारी। ये कई बार प्रश्न पूछा गया है कि कर्क रेखा मध्य प्रदेश के मध्य से गुजरती है, कितने जो है ज़िलों से होकर गुजरती है। बात करूँ भारत के संदर्भ में तो प्रश्न ये भी बन जाता है कि भारत में जो कर्क रेखा गुजरती है कितने राज्यों से होकर गुजरती है। यही क्वेश्चन जो है
मध्य प्रदेश से संदर्भ बनता है कि जो मध्य प्रदेश में कर्क रेखा पास आउट होती है वह जो है कितने जिलों से गुजरती है। मतलब भारतीय संदर्भ में राज्य पूछा जा सकता है और मध्य प्रदेश के संदर्भ में जिलों से होकर गुजरती है वो बताना है। 14 जिलों हैं, 14 जिलों के नाम जो है आप रट लीजिए। ठीक है, सबसे पहला जिला इधर वाला है और सबसे आखिरी इधर वाला है। कौन सा है कमेंट सेक्शन में बताइए, अभी मैंने आपको पढ़ के बताया। ठीक है, तो इस प्रकार जो है ये है। दूसरा इसमें एक तथ्य है कि यहीं कहीं से माही नदी निकलती हैं। कहाँ से निकलती हैं ये तो आप बताएंगे मुझे, लेकिन यहीं से निकलती हैं। वो पहले उत्तर दिशा की तरफ फ्लो करती हैं और इधर से फ्लो होकर फिर वो दक्षिण की तरफ हो जाती हैं और इधर जो है निकल लेती है गुजरात होके अरब सागर में। तो कहने का मतलब ये है माही नदी जो है कर्क रेखा को यहाँ पे 2 बार कट करती हैं। कट करने का मतलब ऐसे कैंची से काटना नहीं है, कट करने का मतलब पास आउट होती इसकी क्रॉस करती हैं। क्योंकि हमारी जो कर्क रेखा एक इमेजिनरी लाइन है, वास्तविक कोई कर्क रेखा कोई लाइन नहीं है धरती पे, एक काल्पनिक लाइन है। जिस काल्पनिक लाइन को जो है 2 बार कट करती है ऐसे जाके। ठीक है, अब ये 2 बार किस ज़िले में कट करती हैं, किस लोकेशन पे कट करती हैं, उसको अगर आप थोड़ा सा गूगल मैप के थ्रू से या फिर जो आपके पास घर पे मैप है उसकी सहायता से अगर एक बार देख लेते हैं और उसको नोट डाउन कर लेते हैं तो हो सकता है मध्य प्रदेश पीसीएस वाले कभी क्वेश्चन पूछे तो आप उत्तर कर सको। क्योंकि क्वेश्चन ऐसे ही बनते हैं कि भैया चलो बता दो माही नदी जो है 2 बार कट तो करती है लेकिन किस स्थान पे कट करती है, क्रम से बताइए। नदी की फ्लो की दिशा में पहला स्थान ये, दूसरा ये है, तो कौन सा गांव है, कौन सा तहसील है, कौन सा जिला है, वो आपको नोट डाउन करना होता है। प्रश्न जो है ऐसे ही बनते हैं। ठीक है, तो ये बातें हो गई इसके संदर्भ में। और देखते हैं क्या है इसमें। अब देखते हैं भारत में जो है भारत के जो कुछ जो है केंद्र बिंदु हैं। जैसे एक सर्कल होता है, जैसे मान लीजिए एक सर्कल होता है, यहाँ पे समझाता हूँ। देखा होगा एक सर्कल होता है तो उसका क्या होता है, केंद्र बिंदु होता है, मतलब सेंटर पॉइंट। आपने देखा होगा जैसे बचपन में जब आप पढ़ते थे, आर्ट वगैरह बनाते थे या फिर ज्योमेट्री के वाले क्वेश्चन सॉल्व करते थे, तो जो हमारा आर्क हुआ करता था, कह लीजिए गोलार्ध हुआ करता था, तो एक साइड पेंसिल लगाते थे, एक पिन वहाँ रखते थे और पिन के चारों तरफ से घुमा देते थे। ठीक है, तो एक सर्कल बन जाता था। तो जो आप पिन रखते थे वो उसका सेंटर पॉइंट हुआ करता था। ठीक है, तो जैसे सर्कल का सेंटर पॉइंट यहाँ मिड में है, उसी प्रकार भारत के संदर्भ में अखंड भारत कह लीजिए, वर्तमान भारत कह लीजिए, पृथ्वी का जो केंद्र बिंदु है वो तीनों चीज़ जो है अपने मध्य प्रदेश में ही है। बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ है। अखंड भारत का मतलब पाकिस्तान आज का, बांग्लादेश और ये म्यांमार वगैरह सब मिला के जो है ये अखंड भारत है। तो इस अखंड भारत का जो केंद्र बिंदु है वह कटनी में हुआ करता था। कटनी में कौन से स्थान पे हुआ करता था वो आप लोग देख के बताइए। मतलब यहाँ पे वही गोलार्ध वाली पिन रखी जाए, पेंसिल से ऐसे गोला किया जाए तो अखंड भारत की सारी भूमि जो है कवर्ड हो जाया करती थी। समुद्र वगैरह भी कवर्ड होते थे, लेकिन लैंड की बात हो रही है। लैंड वाला जो आखिरी छोर हुआ करता था वो सारा जो है भारत कैसे कवर्ड हो जाया करता था, कटनी में जो स्थान है। ठीक, अगला है कटनी में है, नहीं माफ़ कीजिएगा, अखंड भारत का जो केंद्र बिंदु है कटनी में नहीं है, सॉरी, इसके लिए थोड़ा सा वो बैतूल में है, सॉरी बैतूल में है, वो बैतूल में है। अखंड भारत का जो केंद्र बिंदु है वह बैतूल में है। बैतूल यहाँ पे है, अपना नर्मदापुरम जिला है, छिंदवाड़ा है, इसके पास में बैतूल है। यहाँ पे जो है अखंड भारत का केंद्र बिंदु हुआ करता था। यहाँ से जो है वही आप गोलार्ध लेके ऐसे सर्कल बनाइए जो बचपन में आप बनाते थे, एक तरफ पेंसिल एक तरफ रख के ऐसा गोला सा करेंगे तो आप जो है पूरा अखंड भारत जो है आप कवर कर लेंगे। ठीक है, अब देखिए अखंड भारत तो आज के टाइम में है नहीं, वो तो एक कल्पना ही रह गया। लेकिन जो भारत है वर्तमान, जो हमारे पास आज भूमि बची है, उसका जो केंद्र बिंदु है वह है कटनी में। ठीक है, यहाँ कटनी में, यहाँ से वही पिन रखिए, गोला करिए, पूरी भारत की वर्तमान जो भूमि है वो कवर्ड हो जाएगी। इसी प्रकार पृथ्वी का भी जो है केंद्र बिंदु है, पृथ्वी का भी केंद्र बिंदु है,
वह है अपना उज्जैन का जो है एरिया। उज्जैन में एक मंदिर है, मंगलचारण या मंगलाचारण, कौन सी मंदिर है, वो मंदिर का अर्थ है मंगलनाथ मंदिर। वह मंदिर का नाम है मंगलनाथ मंदिर। अपनी जो मंगलनाथ मंदिर है उज्जैन में, वही जो है पृथ्वी का जो है केंद्र बिंदु है। ठीक है, तो ये कुछ केंद्र बिंदु वगैरह थे, आप नोट कर लीजिए, समझ लीजिए। अखंड भारत का केंद्र बिंदु बैतूल में है, भारत का कटनी में, और धरती का मंगलनाथ टेम्पल उज्जैन। तो आई होप आप जो है मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति को समझ गए होंगे। इससे ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें बेसिक इंट्रोडक्शन में। इसके आगे जब हम डिटेल में ज्योग्राफी पढ़ेंगे मध्य प्रदेश की, उसमें हम डिटेल में समझेंगे। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं प्रशासनिक स्थिति। उससे पहले जो इसको मिटा लेता हूँ, सारा सब कुछ जितना भी तामझाम है सब मिटा लेता हूँ, फिर हम देखते हैं प्रशासनिक स्थिति। समझते हैं जो है प्रशासनिक स्थिति के बारे में, मध्य प्रदेश की आखिर प्रशासनिक स्थिति कैसी है, कैसे जो है मध्य प्रदेश को संचालित किया जाता है या प्रशासित किया जाता है, उसको समझते हैं। देखिए, जब भी कोई एक बड़ा एरियाज होता है, चाहे वो स्टेट हो, कंट्री हो, जिला ही हो, क्यों ना हो, तो जो कि अब राज्य की बात कर रहे हैं तो राज्य के बारे में समझते हैं। तो राज्य को जब भी गवर्न किया जाता है सरकार के द्वारा, प्रशासन के द्वारा एक पूरी मशीनरी बिठाई जाती है। पहले क्या होता था कि पहले जो अभी जो व्यवस्था है, मध्य प्रदेश को जो है फिर किसी राज्य को पहले संभागों में डिवाइड किया जाता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए उदाहरण के तौर पे, मान लो कोई एक स्टेट है, उसको संभाग में पहले डिवाइड करते हैं। ये एरिया जो है संभाग 1, इधर का एरिया संभाग 2, ये वाला एरिया ये 1 था, ये 2, ये 3, ये 4। ठीक है, ऐसे जो है 4 जोन में या कह 4 संभागों में जो है इसको डिवाइड कर लेते हैं। उसके बाद जो है संभाग को जिलों में डिवाइड कर लेते हैं। ये एक जिला ये हो गया, दूसरा ये, तीसरा ये हो रहा है, चौथा ये हो रहा है, ऐसे जो है जिलों में डिवाइड कर लेते हैं। फिर जिलों को जो है छोटी इकाइयों में डिवाइड कर लेते हैं। ब्लॉक जो होते हैं उनमें विकास खंड कह लीजिए, उसमें डिवाइड कर देते। विकास खंडों को तहसील में कर लेते, तहसील को फिर ग्राम पंचायत में, ग्राम पंचायत को गांव में कर लेते। ठीक है, ऐसी व्यवस्था करके जो भारत में जो है किसी राज्य को या फिर कहे देश को गवर्न किया जाता है। अपना मध्य प्रदेश भी लगभग ऐसे ही इसी फॉर्मेट में काम करता है। अपने मध्य प्रदेश में जो है पूरे मध्य प्रदेश को वर्तमान में 10 संभागों में जो है डिवाइड किया गया है। मध्य प्रदेश में जो है 10 संभाग है। ठीक है, संभाग का मतलब जिलों की संख्या, जिलों की संख्या को संभाग कहते हैं। 10 जिले मिला के एक संभाग बन जाता है। ठीक है, दूसरा है हमारा, उसके बाद जो है जिला। जिला कितने हैं आज के टाइम में? अगर हम 2024 की बात करें, आज मैं दिसंबर 2024 में वीडियो बना रहा हूँ, तो 55 जिले हो चुके हैं। ठीक है, 55वां जिला है आज के टाइम में मैहर। माँ शारदा देवी का मंदिर है जहाँ, पावन धाम है मैहर, ये 55वां जिला है। 54 नंबर वाला कौन सा है वो आप बताएंगे। ठीक है, जिला जो है 55 है। विकास खंड कितने हैं? विकास खंड कितने हैं भाई? विकास खंड की अगर बात की जाए तो जो है 313 विकास खंड है। 313 विकास खंड है। ठीक है, तहसील कितनी है? ये सब डेटा आपको याद कर लेना है, मैं यहाँ से लिख देता हूँ, आप चाहे नोट डाउन करके याद कर लेना। ठीक है, तहसीलों की जो संख्या है 456 है, 456। ठीक, 456 जो है तहसील है। ग्राम पंचायतें कितनी है? ग्राम पंचायतें कितनी है? ग्राम पंचायतों की जो संख्या है वो ज़्यादा है, 23,722। गांव कितने हैं? गांव तो बहुत ज़्यादा होंगे। गांव कितने हैं? गांव का डेटा जो है 54,000 जो है 903 है। ये 7 नहीं 9 है, 922, 54,000 जो है 903। इस प्रकार जो है हमारा एडमिनिस्ट्रेशन जो है वर्क कर रहा है मध्य प्रदेश के। संभाग 10 है, जिला 55 है। 55वां जिला मैहर है जो अभी बना हुआ है 2023 में। ठीक है,
विकासखंड 313 है, तहसील 456 है, ग्राम पंचायतें 23,922 हैं, ग्राम जो है विलेज जिसे कहते हैं वो जो है 54,903 है। आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। दो बातें इसमें और आ जाती हैं कि भाई नगर निगम कितने हैं। नगर निगम शहरों में होते हैं, तो नगर निगम यहाँ पे 17 है, और नगर पालिकाएं मध्य प्रदेश में वर्तमान में कितनी नगर पालिकाएं हैं, इसे मैं नहीं बताऊंगा, इसे आप लोग जो है गूगल करिए, किताब में पढ़िए और देख के मुझे बताइए। ठीक है, तो ये थी जो है मध्य प्रदेश की सामान्य जानकारी की या सामान्य परिचय के तहत जो है भौगोलिक और प्रशासनिक स्थिति के बारे में जानकारी। इसके आगे 3 टॉपिक और से न्यायिक, राजनीतिक, आर्थिक, बड़े छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, बड़े इंटरेस्टेड है। ठीक है, इसको जो है हम अगली बार वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये वीडियो बहुत लंबा हो गया है, आई होप बहुत ज़्यादा ही लंबा हो गया, 30 मिनट का ऊपर वो चल रहा है। तो जो चीज़ इसमें समझ में आ गई वो तो ठीक है, जो नहीं समझ में आई आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, मैं आपको रिवर्ट करूँगा, फिर से जो हो सकता है वीडियो बनाऊँ। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार।